प्यारे बच्चों, अभी अब तक आप लोगों ने भारत की नदियों के बारे में पढ़ा। जो नदियाँ हिमालयी नदियाँ हैं और प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। तो अभी हम हिमालयी नदियों के बारे में पढ़ रहे थे। गंगा नदी के बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत की मानसरोवर झील से निकलती है, जो मैंने आपको बताया था। मानसरोवर झील कहाँ है? तिब्बत में। ये आपको बताया था मैंने। कहाँ पर बताया था अभी? तो सॉरी, इसमें तिब्बत में जो मानसरोवर झील है वो कहाँ है? ये देखिए, यहाँ से निकलती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। जो ये इधर तिब्बत से निकलती है, इधर मानसरोवर झील है, ठीक है। यहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। क्या निकलती है यहाँ से? ब्रह्मपुत्र नदी। और इसकी लंबाई सिंधु नदी से थोड़ा सा अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत के बाहर स्थित है। भारत के बाहर से आती है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। और एक पर्वत शिखर है नामचा बारवा शिखर, जिसकी लंबाई है 7,757। और सबसे ऊंचे पर्वत शिखर की लंबाई है 8,848 मीटर, जो माउंट एवरेस्ट है। और ये यहाँ से मुड़ते हुए, बारवा शिखर से मुड़ती हुई अंग्रेजी के यू आकार का मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं पर इसको दिबांग, लोहित, कैनुला भी कहते हैं, ठीक। असम में आके ब्रह्मपुत्र कहते हैं इसको, ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। जमुना, बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। लेकिन आगे जाने के बाद जब इस गंगा नदी मिल जाती है तो उसके बाद इसको मेघना भी कहा जाता है। ध्यान देना आप लोग। तिब्बत जो क्षेत्र है वो शीश और शुष्क क्षेत्र है। यहाँ पर मिट्टी की मात्रा कम है, पत्थरीली ज़मीन ज़्यादा है। तो ये ज़्यादातर मिट्टी अपने साथ नहीं लाती है, खाली नदियों के रूप में पानी बहा के लाती है। हालांकि जब ये नदियों के रूप में भारत में पानी लाती है तो कम पानी लाती है, सिल्ट कम लाती है ना। तो लेकिन जैसे जैसे भारत में पहुंचती है तो फिर मिट्टी का इसमें मिलाव हो जाता है। तो अपने साथ बहुत सारे सिल्ट लेके आती है और बहुत सारी उपजाऊ ज़मीन बनाती हुई चलती है अपने धारा के, अपने क्षेत्र में। और अपने धारा के मार्ग में भी परिवर्तन करती रहती है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, तो जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं, ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ यानी कि जो हिमालय क्षेत्र में नहीं आती। इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, है ना। ये नदियाँ ये तो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। लेकिन दो नदियाँ ऐसी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, यानी पश्चिम की ओर बहती हैं। वो दो नदियाँ हैं नर्मदा और तापी। नर्मदा और तापी, ये दोनों नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, बल्कि ज्वारनदमुख जिसको बोलते हैं, जहाँ से ज्वारनदमुख होता है, ज्वार आते हैं, ज्वार भाटा आप लोग जानते हैं। तो ज्वारनदमुख का निर्माण करती है, ठीक है। और इनकी जो अपवाह द्रोणियाँ होती हैं, यानी इनके बहने का जो स्थान होता है वो अपेक्षाकृत थोड़ा छोटा होता है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी बहुत ही धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। तेज़ी से चलती है, ज़मीन में छोटी छोटी रूप में चलती है, लेकिन बहुत तेज़ चलती है। और बहुत सारे दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है ना। नर्मदा नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, ठीक। अब नर्मदा नदी के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी नमामि देवी नर्मदे एक योजना प्रारंभ की गई थी। आप लोग इसके बारे में अगर ज़्यादा जानना चाहते हैं नमामि देवी परियोजना के बारे में, तो ये जो वेबसाइट है आप लोग देख सकते हैं। और नेट में गूगल में डालें नमामि देवी नर्मदे .mp.gov.in, इसके नाम से अगर आप लोग डालेंगे तो आपको नर्मदा नदी के बारे में बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है ये मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले में अमरकंटक एक जगह है, वहाँ से सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है, वहाँ से निकलती है नदी। और इसकी द्रोणी यानी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में से चलती हुई अरब सागर में गिरती है, ठीक है। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ और भी हैं 3-4 नदियाँ जो पश्चिम की ओर बहती हैं, लेकिन छोटी छोटी नदियाँ कई बार तो समाप्ति भी जाती है, समुद्र तक पहुँच भी नहीं पाती। जैसे साबरमती, माही, भारत पूजा, पेरियार, ये वो नदियाँ हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, ठीक। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं गोदावरी। गोदावरी नदी भारत की गंगा नदी के बाद तक इसको जाना जाता है। इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। इसमें बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं, पूर्णा, वर्धा, परंता, माजरा, बेनगंगा, पेनगंगा, इसमें बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं। इसको दक्षिण भारत की दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। फिर एक दूसरी नदी आती है महानदी। महानदी जो उद्गम स्थल है छत्तीसगढ़ से निकलते हैं और उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और इस नदी की लंबाई भी 860 किलोमीटर है। और इसमें जो क्षेत्र आते हैं वो हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। इसके बाद कृष्णा नदी आती है। कृष्णा नदी आपके महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबालेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा नदी लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसमें तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रवाह,
मूसी और भीमा इसकी सहायक नदियां हैं और ये ज़्यादातर महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में फैली हुई हैं इसकी नदियाँ। उसके बाद कावेरी नदी है। कावेरी नदी भी आपके पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है और तमिलनाडु के कुड्लूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है और इसमें जो नदियाँ मिलती हैं वो अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी है। और ये कहाँ कहाँ से बहती है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में बहती है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है और सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात है और ये दूसरा जलप्रपात जो है कावेरी नदी बनाती है, ठीक है। और जो जलप्रपात बनाते हैं तो इसमें विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात बोलते हैं, जिसको महात्मा गांधी के नाम से भी जाना गया है, ठीक है।